Namaste, Sat Shri Akal, Kem Cho, Assalamu alaikum viewer. This is Priya. Today we will start class 7 chapter 5 rulers and buildings. आप में से कितने स्टूडेंट्स ने कुतुब मीनार देखा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और यहाँ पर एक फिगर दी है फिगर 1 जिसमें कुतुब मीनार का जो फर्स्ट बैल्कनी है ना, ये देखो फर्स्ट बैल्कनी की फिगर है ये। और कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। इस बैल्कनी में आप देख सकते हैं स्मॉल आर्चेस और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है और नीचे कुछ लिखा भी हुआ है, मतलब इंस्क्रिप्शन मतलब होता है लिखना। तो यहाँ पर देखो कुछ लिखा भी हुआ है, तो कितना टफ होता होगा ना उस टाइम पे सब बनाना। ये जो इंस्क्रिप्शन है मतलब ये जो लिखा हुआ है ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नोटिस दैट द सर्फेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फिगर है इसमें ये जो कर्व शेप है ना, मतलब जो कोने कोने हैं यहाँ पर, तो कितनी मुश्किल से डिज़ाइन बनाया गया होगा। तो उस टाइम पे जिसने भी डिज़ाइन बनाया होगा वो मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन होंगे, क्योंकि हर कोई तो इस टाइप की डिज़ाइन नहीं बना सकता, इजी नहीं है ये इतना। और पहले के टाइम पे तो स्टोन और ब्रिक की बहुत ही कम बिल्डिंग्स होती थी, बस मिट्टी से घर बनते थे। तो ये जो स्टोन और ब्रिक की जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो 8 से 18 सेंचुरी के बीच में स्टार्ट हुई थी। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है। जो कुतुब मीनार है ना वो 5 फ्लोर का है और फर्स्ट जो बैल्कनी हमने देखी थी जो फर्स्ट फ्लोर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। बाकी का जो कुतुब मीनार है वो इल्तुतमिश ने बनाया था 1229 में। कुतुब मीनार बनने के बहुत सालों बाद धीरे धीरे करके डैमेज होने लगा लाइटनिंग की वजह से। जब बारिश आती थी ना तो बिजली कड़कती थी उस वजह से, और अर्थक्वेक की वजह से। तो इसे रिपेयर कराया अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि 8 और 18 सेंचुरी में जो किंग्स थे और जो ऑफिसर्स थे वो किस टाइप के बिल्डिंग्स बनाते थे, किस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते थे। तो यहाँ पे बताया गया कि 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते थे। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता था उसमें जो राजा होते थे वो अपने फोर्ट्स, किले, पैलेसेस, ग्रैंड रेजिडेंसेस और टॉम, जैसे कि ग्रैंडियोस, बहुत जो मॉन्यूमेंटल होते हैं ना, ग्रैंडियोस मतलब होता है जैसे कोई मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती थी वो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आती थी। और जो सेकंड स्ट्रक्चर होते थे वो पब्लिक के लिए बनाए जाते थे, जैसे कि टेम्पल हो गए, मंदिर, मॉस्क्स जैसे मस्जिद होती है, और जो टैंक्स, वेल्स, कैरावेंसरीज जो धर्मशाला होती है जहाँ पर यात्री आके रुकते हैं उन्हें बोलते हैं, और बाजार्स। तो ये सब चीज़ें बनाई जाती थी सेकंड स्ट्रक्चर में। किंग्स इस स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे से बनवाते थे क्योंकि वो चाहते थे कि हम जितना अच्छा बनाएंगे उतना लोग हमारी तारीफ़ करेंगे। तो जो कंस्ट्रक्शन होता था ना, कंस्ट्रक्शन का काम होता था, ये बिल्डिंग बनाने का काम होता था, ये और लोग भी करवाते थे, जैसे कि मर्चेंट्स, इन्होंने भी टेम्पल्स, मॉस्क, वेल्स बनवाए थे। फिर भी जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है जैसे कि हवेली होती थी मर्चेंट्स की, वो सब जितनी भी 18 सेंचुरी के बाद जितनी भी बनी है ना बस वही सर्वाइव कर पाई हैं, उसके पहले वाली सारी टूट चुकी हैं। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। पहले के टाइम पे जैसे अगर कोई रूम बनाना है तो 4 वॉल्स बनाते थे, उसके बाद छत बनाते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज मैंने अलग से लिया है, बुक में नहीं है। तो जो छत होती थी ना वो वुडन की होती थी। तो अब एक रूम बनाने के लिए तो ये ईजी रहेगा, लेकिन अगर कोई मॉन्यूमेंट बनाना है तो फिर छत कैसे बनाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता था। तो जो सुपर स्ट्रक्चर्स होते थे वो कैसे बनाए जाते थे वो हम देखेंगे। 7 सेंचुरी से लेकर 10 सेंचुरी के बीच में जो आर्किटेक्ट थे ना, जो बिल्डिंग बनाते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा रूम बनाने लगे, बिल्डिंग्स में डोर्स बनाने लगे, विंडोज़ बनाने लगे। अब जो रूफ़ होती थी, छत होती थी, जो डोर्स होते थे, विंडोज़ होते थे, वो अभी भी क्या होते थे कि जो हॉरिजॉन्टल बीम और 2 वर्टिकल कॉलम के बीच में बनाए जाते थे। देखो मैं आपको बताती हूँ। हॉरिजॉन्टल हम बोलते हैं जो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, और वर्टिकल इस टाइप से ऐसे, ठीक है। तो 2 वर्टिकल कॉलम के बीच में एक हॉरिजॉन्टल बीम डाला जाता है। तो इस तरीके से बनते थे रूम और डोर। इस टाइप के आर्किटेक्चर स्टाइल को बोला जाता था ट्रेबिएट और कॉर्बेट। ये एग्जाम में आ सकता है कि ट्रेबिएट और कॉर्बेट कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल को बोला जाता था। तो आप इसमें यही लिखना कि जो हॉरिजॉन्टल बीम होता था और 2 वर्टिकल कॉलम होते थे ना, उससे बनाए जाते थे जो डोर, विंडो, रूफ, तो उसे बोला जाता था। 8 से 13 सेंचुरी तक ट्रेबिट स्टाइल का ही यूज़ करके टेम्पल, मॉस्क, टॉम्स, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता था, मतलब बनाया जाता था। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए देख भी सकते हैं, 2 वर्टिकल कॉलम है और एक हॉरिजॉन्टल बीम है, उसकी हेल्प से बनाया गया। देखो ये यहाँ पे आप देखिए इस फिगर में देख सकते हैं, ये दिल्ली में एक मॉस्क है, तो ये इसी की हेल्प से बना है, ट्रेबिट स्टाइल से बनाया है। देखो 2 कॉलम है और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम है।
लेबर फॉर द आगरा फोर्ट। अब देखो जो आगरा फोर्ट है वो अकबर ने बनवाया है, तो इसके लिए ना 8000 लेबर्स लगी थी और 2000 स्टोन कटर्स और 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर्स लगे थे। तो सोचो कितना टफ होता था ना पहले फोर्ट बनाना। रानी जी की बावरी, इसे हम क्वीन स्टेपवेल भी बोलते हैं। तो राजस्थान में एक प्लेस है बूंदी, वहाँ पे लोकेटेड है ये। तो राजस्थान में तो पानी की कमी होती है, तो इस वजह से ना ये एक कुएं जैसा होता है, स्टेपवेल है ना कुएं जैसा ही होता है। उसको ना ऊपर से मतलब ढाक देते हैं किसी चीज़ से, जिससे कि ना उस पर पानी ठंडा रहे। और वैसे भी राजस्थान में पानी की कमी होती है, तो इस वजह से इसको स्टोर करके रखते थे पानी को। ये 5th लार्जेस्ट स्टेपवेल था, जो कि 1699 में बनवाया था रानी नथावत ने। राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी इनकी रानी थी। ये बहुत सुंदर सी बावरी बनवाई गई थी, स्टेपवेल बनवाया था, इस वजह से ये फेमस थी। नेक्स्ट, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। चंदेला डायनेस्टी के एक किंग थे दंगदेव, उन्होंने शिव जी का टेम्पल बनवाया था, कांधरिया महादेव टेम्पल, 999 में। अगर हम इस टेम्पल को सामने से देखें तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर हम ऊपर से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो, तो जो इसकी एंट्रेंस होती थी ना, जो एंट्री गेट होता था जहाँ से लोग एंट्री लेते थे, उसे बोला जाता था ऑर्नामेंटेड गेटवे। वो बहुत सुंदर डेकोरेटेड होता था। और मंदिर में एंट्री लेने के बाद बहुत बड़ा स्पेस होता था, जैसे आज भी आप देख सकते हैं मंदिरों में, जैसे जब हम एंट्री लेते हैं अंदर जाते हैं तो बहुत बड़ा स्पेस होता है, तो उसे बोला जाता था, उस हॉल को बोला जाता था महामंडप, जिसमें लोग पूजा करते थे। और वहाँ पे उस टाइम पे तो ना डांस परफॉर्मेंस होती थी उस एरिया में, उस हॉल में। मंदिर में जहाँ पे चीफ डेटी की मूर्ति रखी जाती थी, चीफ डेटी मतलब जैसे कि ये शिव जी का मंदिर है, तो शिव जी की मूर्ति जहाँ पे रखी जाती थी बीचों बीच, उसे बोला जाता था गर्भगृह। और इस वाले एरिया में कुछ ही लोगों को अलाउड था जाना, जैसे कि जो किंग थे और जो किंग की फैमिली थी और जो प्रिस्ट होते थे, बस, और किसी को अलाउड नहीं होता था। ऐसे जो खजुराहो कॉम्प्लेक्स है उसमें रॉयल टेम्पल्स होते थे, तो उस रॉयल टेम्पल्स में भी जो कॉमन पीपल होते थे उनको अलाउड नहीं था जाना, बस किंग ही जा पाते थे। और वो बहुत सुंदर डेकोरेट होता था, उसमें सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ लगी होती थी। ऐसी एक और टेम्पल है थांजावुर में, राजराजेश्वर टेम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर को, ये है वो टेम्पल। उस टाइम पे इस टेम्पल की सबसे टॉलेस्ट शिखर थी, सबसे ऊंची शिखर थी। आप देख सकते हैं जो चोटी है ऊपर दिखाई दे रही है, ये जो ऊपर अपर वाला जो पार्ट है इसको हो जाता है शिखर। तो सबसे ऊंची शिखर थी इस टेम्पल की, और इसको बनाना इजी नहीं था। उस टाइम पे क्रेन तो होती नहीं थी, तो इतने बड़े बड़े पत्थर, 90 टन के पत्थर कैसे लेके जाए जाते थे ऊपर, कैसे बनाते थे। इसको बनाया गया इंक्लाइन पाथ की हेल्प से। देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ ड्रॉ करके। देखो यहाँ पे ये जैसे कि यहाँ पर ना 4 किलोमीटर पहले ही यहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे, तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे फोर्स करके इन पत्थरों को ऊपर पहुँचाया। कुछ ऐसा पाथ बनाया गया, तो ऐसे इसको लुढ़काते हुए मतलब ऐसे करके ले लेके गए और इसको ऊपर लगा दिया। तो कितनी मुश्किलों से, सोचो कितने सारे लोगों ने ऐसे फोर्स किया होगा इस पत्थरों को, तब जाके ऊपर जाके ऐसे करके पहुँचे और यहाँ पर ये बना। मंदिर बनने के बाद है ना, ये जो इंक्लाइन पाथ था इसको कुछ ऐसे ही रहने दिया कुछ सालों तक। तो इस वजह से ना इस टेम्पल के आसपास जो विलेज था उस विलेज का नाम रखा गया विलेज ऑफ द इंक्लाइन, और इसे वहाँ की लैंग्वेज में बोला जाता है चारुपल्लम। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में कितना सुंदर लग रहा है ये मंदिर। अभी तक हमने पढ़ा ट्राइबेट स्टाइल, अब हम पढ़ेंगे आर्किड स्टाइल स्ट्रक्चर की आर्किड में कैसे बनाते थे। आर्किड स्टाइल के जो स्ट्रक्चर्स होते थे वो 12th सेंचुरी में देखे गए। तो इसमें क्या होता था, ये जो आर्च होते हैं, ये देखो जो आर्च है ना, ये सर्कल सा है, ये सारा वेट उठा लेते थे इस वाली पार्ट का, ये वाला जो बाकी का जो पार्ट है। और की स्टोन, मेन जो स्टोन होता था वो यहाँ पे लगता था। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो फिगर 5 भी है, ये अलाई दरवाज़ा की है, ये दिल्ली में है। तो ये आर्किड स्टाइल जो था उसका अच्छा एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कॉलम है ये सारा वेट ले रहा है। ऊपर जो आर्च बने हुए हैं ना, आर्च बना हुआ है ये, इसका पूरा वेट सारा इस कॉलम पे ही जा रहा है, देखो। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। 12th सेंचुरी में एक और डेवलपमेंट हुई थी लाइमस्टोन की, लाइमस्टोन सीमेंट बन गया था। तो अब धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्शन लाइमस्टोन सीमेंट से होने लगी। तो जो लाइमस्टोन सीमेंट था ना वो बहुत हाई क्वालिटी का सीमेंट था, और उसको मिक्स किया जाता था स्टोन चिप्स से, जिससे कि वो कंक्रीट काफ़ी अच्छा बन सके और कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छे से हो सके। फिगर 6 ये जो है ये पेंटिंग है एक अकबरनामा की। तो इसमें बताया गया है कि देखो कैसे होता था पहले, लाइमस्टोन को कैसे लेकर जाते थे और कैसे बनाते थे, कितना टफ होता था देखो पहले के टाइम पे।
आगरा फोर्ट में ना ये वाटर गेट बनाया जा रहा है, तो देखो इस टाइप से बनाया जा रहा था ये। बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। तो उस टाइम पे जो टेम्पल होते थे, मॉस्क होते थे, उसको बहुत ही सुंदर बनाया जाता था, क्योंकि ना राजा ही दिखाना चाहते थे कि हम कितने पावरफुल है इस चीज़ से। जितना ज़्यादा सुंदर टेम्पल, उतना ज़्यादा लोग सोचते थे अरे ये तो बहुत पावरफुल है, इसके पास बहुत वेल्थ है और ये तो बहुत ही भक्त है भगवान का। तो एक टेम्पल यहाँ पर बताया गया है, राजा राजेश्वर टेम्पल बनाया था एक किंग ने, जिसका नाम था राजा राजा देवा। तो इसने जिस भगवान का बनाया था उस भगवान का नाम था राजा राजेश्वरम। तो देखो सिमिलर है ना कि राजा राजेश्वरम गॉड थे और जो किंग था जिन्होंने इनका मंदिर बनवाया उनका नाम था राजा राजा देवा, और जो टेम्पल बनाया था उसका नाम था राजा राजेश्वरा। तो जो राजा थे वो इसलिए सिमिलर नाम रखते थे क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि जो रूलर है, जो किंग है, जो राजा है, वो गॉड भगवान की तरह ही है। उनकी तरह अपने आप को सिमिलर दिखाना चाहते थे कि जैसे भगवान है वैसे ही हम हैं। तो तुम भी जो बाकी जो आम जनता है, जो पीपल है, वो उन लोगों को ऐसे ही ट्रीट करें जैसे वो भगवान को ट्रीट करते हैं। बड़े बड़े जो टेम्पल्स होते थे वो किंग ही बनवाते थे। अब टेम्पल में जो बड़ी मूर्ति होती थी वो होती थी जो राजा के जो भगवान होते थे उनकी, और जो छोटी छोटी मूर्ति होती थी वो जो किंग के जो भी कोर्ट में मतलब दरबार में लोग रहते थे, जैसे मंत्री है, मंत्री के जो भगवान है उनके भगवान की छोटी सी मूर्ति लगवा दी जाती थी उस मंदिर में। लेकिन जो बड़ी मूर्ति होती थी ना वो राजा के भगवान की लगाई जाती थी। तो इस टाइप से जो टेम्पल था उसका कंस्ट्रक्शन होता था। तो जो टेम्पल होता था ना वो एक तरीके से मिनिएचर मॉडल होता था कि पूरे वर्ल्ड में जो किंग है वो कैसे रूल कर रहा है। राजा और राजा के जो सबऑर्डिनेट होते थे, जैसे कि जो मंत्री वगैरह होते थे, वो रॉयल टेम्पल में एक साथ पूजा करते थे। और राजा ये शो करते थे कि जो भगवान के रूल है वो राजा के द्वारा अर्थ पे लाए गए हैं। मुगल एम्परर जो शाहजहाँ थे उन्होंने सबसे ज़्यादा आर्किटेक्ट का काम करवाया है। तो फिगर 7 यहाँ पर हमें फिगर 7 दी है, ये जामा मस्जिद की है जो शाहजहाँ ने बनवाया था शाहजहानाबाद में। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, फिगर दी हुई है बुक में। मुस्लिम सुल्तान जो होते थे और जो बादशाह होते थे वो ये कहते थे कि हम इनकारनेशन मतलब अवतार नहीं है हम भगवान के। लेकिन जो पर्शियन है ना वो कहते थे कि सुल्तान जो है वो शैडो ऑफ गॉड है, मतलब परछाई है भगवान की, लेकिन भगवान के अवतार नहीं है। क्वात ए इस्लाम जो मॉस्क है उसमें एक इंस्क्रिप्शन है, मतलब लिखा हुआ है वहाँ पर कि जो गॉड है ना उन्होंने अलाउद्दीन को इसलिए चूज़ किया एज अ किंग कि उसको राजा बनना चाहिए अलाउद्दीन को, क्योंकि उसमें क्वालिटीज़ थी मोसेस और सोलोमन की। अगर सिंपल वर्ड में समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने एक पर्सन को भेजा है एज अ किंग बना के, जिसका नाम अलाउद्दीन है। वो पूरे वर्ल्ड को अच्छे से रन कर सकता है, लोगों में पीस ला सकता है, शांति लेकर आ सकते हैं, तो ये बताया गया है। लेकिन पूरे वर्ल्ड को बनाने वाला, क्रिएट करने वाला तो गॉड ही है, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इनका मानना ये था कि भगवान तो डायरेक्ट आ नहीं सकते, इसलिए वो एज अ किंग बना के किसी ना किसी को भेजते हैं जो यहाँ पर रूल करेगा। जो भी नई डायनेस्टी आती थी पावर में तो उसके जो किंग होते थे ना वो कोशिश करते थे कि अच्छे से रूल्स बनाए जाएं, जो रूलर है वो अच्छे से रूल कर पाए। और जो वर्शिप, जैसे कि मंदिर बना दिया और मंदिर में जो भगवान है उनसे कैसे क्लोज रिलेशनशिप रखा जाए। तो जैसे जैसे पॉलिटिकल चेंजेस आते जा रहे थे ना वैसे वैसे ये सारे चेंजेस भी होते जा रहे थे। Rulers also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capital and cities into great cultural centers। मतलब जो रूलर्स थे ना वो ऐसे लोगों को भी रखना चाहते थे अपने दरबार में, जो पायस जो बहुत धार्मिक होते थे उनको भी रखना चाहते थे, क्योंकि जो धार्मिक लोग होते थे वो उस टाइम बहुत ज़्यादा महान माने जाते थे। तो इस वजह से ना वो ये सोचते थे कि अगर हम ऐसे लोगों को रखेंगे तो हमारी जो कैपिटल है, जो हमारी सिटी है, वो एक ग्रेट कल्चरल सेंटर बन जाएगी और इससे हमें बहुत फेम मिलेगा। और ऐसा भी बिलीव किया जाता था, ऐसा माना जाता था कि जो किंग है, जो रूल कर रहा है किंग, उसके राज्य में कभी भी रेन नहीं रुकेगी, मतलब कि जो बारिश है, जो पानी की कमी है वो कभी नहीं हो पाएगी। पानी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि अगर किसी ने टैंक या फिर रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करा दिया, बनवा दिया जिस राजा ने, वो राजा बहुत महान माना जाता था, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करी जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश को यूनिवर्सल रिस्पेक्ट मिली थी क्योंकि उसने लार्ज रिजर्वॉयर बनवाया था, बहुत बड़ा रिजर्वॉयर बनवाया था दिल्ली एक कोहाना के बाहर आउटसाइड में, जिसको बोला गया था हौज़े सुल्तानी और किंग रिजर्वॉयर। चैप्टर 3 में आपने मैप 1 में भी देखा होगा टैंक्स और रिजर्वॉयर्स। तो बिग और स्मॉल भी बनाए जाते थे, बड़े बड़े ही बनाए जाते थे और छोटे छोटे ही बनाए जाते थे, ऑर्डिनरी पीपल के लिए, आम जनता के लिए। समटाइम्स कभी कभी तो जो टैंक्स और रिजर्वॉयर्स होते थे ना वो टेम्पल और मॉस्क के पार्ट होते थे। मतलब आपने देखा होगा टेम्पल्स में, मॉस्क में पानी होता है ना, टैंक बने होते हैं, रिजर्वॉयर बने होते हैं। जैसे कि
फिगर 7 में आपने देखा होगा जामी मस्जिद की जो फिगर है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक स्मॉल टैंक बना हुआ है उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर शेप में है ना, ये देखिए वाटर टैंक बना हुआ है। सिमिलरली जो गोल्डन टेम्पल है इसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए वाटर टैंक बना हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब वाटर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही थी कि हर जगह गुरुद्वारे में, टेम्पल में, मॉस्क में, हर जगह टैंक बनाए जा रहे थे? क्योंकि यहाँ पर एक ना पर्शियन टर्म है आबाद। आबाद मतलब कि पॉपुलेटेड एरिया। तो इसमें अब मतलब होता था वाटर, यानी कि जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पे लोग खुश रहेंगे। क्योंकि पानी जहाँ पे होगा वहाँ पे लोग को और किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हर चीज़ होगी, जैसे खेती बाड़ी होगी, क्योंकि हर चीज़ पानी से तो कनेक्टेड है। नेक्स्ट, वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड? किंग्स जो होते थे ना वो इसलिए टेम्पल बनवाते थे, वो ये दिखाते थे कि हम भगवान को कितना ज़्यादा मानते हैं, और उसी से पता चलता था कि जो किंग है वो कितना पावरफुल है, उस पर कितनी वेल्थ है। अगर जितना अच्छा टेम्पल होता था उतनी ज़्यादा पावरफुल और वेल्थ होती थी किंग के पास। इसीलिए अगर किसी किंग को दूसरे किंग पे अटैक करना होता था तो सबसे पहले उसके किंगडम में, उसके राज्य में उसका जो टेम्पल होता था, जो उसकी पावर होती थी, टेम्पल ही पावर मानी जाती थी, ठीक है, तो उस टेम्पल पे अटैक किया जाता था। अर्ली 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी थी ना, उसकी स्टार्टिंग में पांड्या डायनेस्टी के जो एक किंग था श्रीमर श्रीवल्लभ, तो उन्होंने हमला किया श्रीलंका पे। अब श्रीलंका पे जब हमला किया तो श्रीलंका का जो किंग था सेन वन, उसको हरा दिया। तो इस लड़ाई के बारे में एक बुद्धिस्ट मॉन्क है क्रॉनिकलर, जो हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, हिस्ट्री इवेंट्स लिखते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रॉनिकलर, धम्मकिति। तो उन्होंने बताया कि इस लड़ाई में क्या हुआ था कि जो पांड्या के किंग थे ना, उन्होंने जब श्रीलंका पे अटैक किया था तो श्रीलंका से जितने भी स्टेचूज थे बुद्धा के, जो कि गोल्ड के बने हुए थे बिल्कुल, वो सारे ले लिए। और जो भी गोल्डन इमेजेस थी, मतलब गोल्ड की बनी हुई जितनी भी इमेजेस थी मोनेस्ट्रीज में, वो सारी ले ली गई। अब सब कुछ छीन लिया गया। तो जो श्रीलंका में रूलर होते थे उन्हें बोला जाता था सिन्हालीज रूलर। तो जो सिन्हालीज रूलर थे सेना वन, वो तो हार चुके थे। अब इनके बाद जो नेक्स्ट आए थे वो थे सेना टू। तो सेना टू को आया गुस्सा, उन्होंने कहा कि पांड्या की हिम्मत कैसे हुई। तो जो पांड्या की कैपिटल थी ना मदुरई, वहां पे इन्होंने अटैक कर दिया। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क है ना, वो यही कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने इसलिए अटैक किया क्योंकि ये चाहते थे कि जो गोल्ड का स्टैचू है बुद्धा का, वो कैसे भी करके श्रीलंका में वापस लेकर आ जाए। तो सेना टू जीत गए थे और वो जो गोल्ड का स्टैचू था बुद्धा का, वो वापस ले आए थे। और जो भी लूटपाट करके लेके गए थे ना पांड्या श्रीलंका से, वो सारा अपना वापस ले आए थे सेना टू। अब और भी बाकी किंग ने सोचा कि यार अगर ऐसा होता है, अटैक करके चीज़ों को लूटपाट कर लिया जाता है, तो हम भी पीछे क्यों रहे। तो ऐसे ही एक स्टोरी है 11th सेंचुरी की। 11th सेंचुरी की जो स्टार्टिंग थी, अर्ली 11th सेंचुरी, उसमें एक चोला डायनेस्टी के एक राजा थे राजेंद्र वन। तो उन्होंने शिव टेम्पल बनवाया। अब जो शिव टेम्पल बनवाया था ना, तो उसमें वो सारे स्टैचूज रखते थे जो वो लूट के लेकर आते थे, और जगह से जीत के आते थे हर जगह पर, ठीक है। किसी एरिया को कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया किसी पे हमला करके, और वहाँ से स्टैचूज लेकर आ गए। तो यहाँ पर कुछ स्टैचूज के बारे में बताया गया है। अ सन पेडिस्टल फ्रॉम द चालुक्यास, चालुक्या से लेकर आए थे ये। और गणेश स्टैचू और सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा, नंदी स्टैचू लेकर आए थे ये ईस्टर्न चालुक्या से, मतलब वहाँ पर चालुक्यास को हरा के आए थे और वहाँ से सारे स्टैचूज लेकर आ गए थे। और इमेज ऑफ भैरव, मतलब जिसे शिव बोला जाता है, भैरवी फ्रॉम कलिंगा ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में गए थे, कलिंगास को हराया और ये सारी मूर्तियां वहां से भी अपने यहाँ ले आए। काली स्टैचू लेकर आए थे पालाज ऑफ बंगाल से। तो यहाँ पर इन्होंने अटैक किया था और यहाँ से सारा सामान, जितने भी स्टैचूज थे, वो लेकर लाए और अपने जो शिव जो टेम्पल बना रखा था, शिव जी का टेम्पल बनाया हुआ था, वहाँ पे लाकर इन्होंने रख दिया। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र वन। जब राजेंद्र वन था ना, तो उसी टाइम पे, ड्यूरिंग दिस टाइम, महमूद ऑफ गजनी भी था। कॉन्टेम्प्रेरी मतलब कि जब राजेंद्र वन था तब महमूद ऑफ गजनी भी था। तो ये ना अफगानिस्तान से आता था और यहाँ पे इंडिया में जो टेम्पल्स होते थे वहाँ पे अटैक करता था, राजाओं को हराता था, और जितनी मंदिर में सोने की मूर्तियाँ होती थी, जितनी भी वेल्थ होती थी, सब कुछ लूटपाट करके अपने यहाँ लेके जाता था। तो इसने ना अटैक किया था सोमनाथ पे। सोमनाथ में तो बहुत ज़्यादा सोना था, जो सोमनाथ टेम्पल था, तो वहाँ से जितना भी सोना था, जितना भी पैसा था, ये लूटपाट करके ले गया अपने यहाँ पर। तो जब ये अपने यहाँ पे लेके गया ना, तो इसके यहाँ पे जो अफगानिस्तान में लोग थे, तो वो इसे बोलते थे कि आप ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम के। तो ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम बोला जाता था इसको, जबकि इतना इम्पोर्टेंट रूलर नहीं था उस टाइम पर, बट ये लूटपाट करता था, इस वजह से इसे ग्रेट हीरो माना जाता था।
तो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल कल्चर था ना वो ये था कि अगर आप किसी के टेम्पल पे अटैक करते हो और वहाँ से सारा वेल्थ लूट लेते हो, वहाँ पे जितना भी सोना है गोल्ड है वो सब कुछ लूट लेते हो, तो आप सबसे पावरफुल हो। गार्डन्स, टोम्स एंड फोर्ट्स। गार्डन्स तो आपको पता ही है। टोम्स का मतलब होता है कि जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती थी, जैसे किसी मुगल की डेथ हो जाती थी, तो उस मुगल एम्पर की ना वहाँ पे कब्र बना दी जाती थी। और फोर्ट्स तो पता ही आपको, किले। मुगल्स के टाइम पे जो आर्किटेक्चर था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि किसी को कुछ पसंद था, किसी को कुछ पसंद था। जैसे कि जो बाबर थे उनको गार्डन पसंद था कि मैं गार्डन ही गार्डन बनवाऊँ। हुमायूं को अकबर, जहांगीर और शाहजहां उनको कुछ और पसंद था। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि किसने क्या क्या बनवाया। तो कोई लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता था, कोई आर्ट में, कोई आर्किटेक्चर में। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बताया है कि जो गार्डन्स हैं उनको कैसे प्लान किया जाए, कैसे बनाया जाए, क्योंकि वो गार्डन्स बनाने में इंटरेस्टेड थे। तो इनका कहना ये था कि एक रेक्टेंगुलर वॉल बनाई जाए, ठीक है। उस वॉल में ना 4 पार्ट किए जाए ऐसे, और इस साइड से यहाँ से ना वाटर आना चाहिए, पानी आना चाहिए पूरे गार्डन में। तो इस तरीके से ये 1, 2, 3 और 4 गार्डन में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए इसे बोला जाएगा 4 बाग। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं एक पेंटिंग है बाबर की, जिसमें बाबर जो है सुपरवाइज कर रहे हैं सबको कि कैसे बनना चाहिए गार्डन। तो देखो एक ये रेक्टेंगुलर हमने एरिया लिया हुआ है, और यहाँ पर ये 4 चैनल है, यहाँ से पानी जाएगा यहाँ पे और यहाँ से पानी जाएगा, और ये 4 गार्डन बन गए, 1, 2, 3 और ये 4। इनके बाद अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने भी 4 बाग बनवाए थे, कश्मीर, आगरा और दिल्ली में। तो बस एक जो हुमायूं थे उन्होंने कोई 4 बाग नहीं बनवाए, बाकी सब ने बनवाए हैं। देखो, क्योंकि जैसे बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए, अकबर के बाद जहांगीर आए, जहांगीर के बाद शाहजहां आए, तो सब ने बनवाए थे 4 बाग, बस हुमायूं को छोड़ के, याद रखना। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे कि किसने 4 बाग नहीं बनवाए। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये हुमायूं टॉम है, और इसके पास में ना ये 4 बाग, देखो ये 4 बाग बनाए गए हैं ना। तो ये जो चैनल है यहाँ से पानी जा रहा है, देखो ये बस ये पानी का रास्ता है। पूरे बाग में पानी इस एरिया से जाएगा जो बना हुआ है ना, क्रॉस करके। अब आप सोच रहे होंगे कि हुमायूं टॉम क्यों लिखा हुआ है। तो जब हुमायूं की डेथ हो गई थी ना, तो उनकी यहाँ पे कब्र बनाई गई थी, तो उसके आसपास ये 4 बाग बनाए गए थे। तो इसी तरीके से जो शाहजहां है उन्होंने भी 4 बाग बनवाए थे। देखो यहाँ पर ये वाला 4 बाग बनाया हुआ है, ये कश्मीर में बनाया है, और ये वाला जो 4 बाग है ये लाल महल बारी, ये राजस्थान में बनाया गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन हुए अकबर मतलब अकबर के शासन में। तो अकबर ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पापा का टॉम बनवाऊं। तो जो उनके पापा थे हुमायूं, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनका टॉम बनवाया उसने। तो फिर उस अकबर ने सोचा कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा सा टॉम बनना चाहिए, तो क्यों ना हमारे जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर थे तैमूर, उनकी तरह बनना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ी उनकी कॉपी करी कि जैसा तैमूर का बना हुआ था टॉम वैसा ही बनवाऊं मैं। तो हुमायूं की टॉम में जो डोम था और जो टॉल गेटवे था जिसे पिस्ताक बोलते थे, वो सारा उन्होंने तैमूर के जो टॉम था उसके कॉपी करा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वाइट वाइट है, देखो ये इसे बोलते थे डोम, और ये टॉल गेटवे, ये जो पूरा है ये सारा इन्होंने तैमूर से कॉपी किया था, तैमूर की जो टॉम थी उससे कॉपी किया था। अब ये जो हुमायूं टॉम बना था, तो इसमें जैसे ये सपोज़ ये है पूरा टॉम, ठीक है, इसके बीचों बीच तो कब्र रखी गई है हुमायूं की, ठीक है, और इसके आसपास यहाँ 4 बाग बनाए गए हैं, वही मतलब ऐसे पार्टीशन कर करके 4 बाग बनाए गए हैं पूरे में। और क्या बोला जाता था कि जो ये कब्र है यहाँ पर, इसके आसपास है ना 8 गेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 रूम बनाए जाते थे, जिसे बोला जाता था 8 पैराडाइज और हस्ट बीस्ट। ये इसलिए बनाए जाते थे कि ये माना जाता था कि अगर कब्र के आसपास 8 रूम बनाए गए हैं तो इसका मतलब जो भी पर्सन मरा है उसको सीधा जन्नत मिलेगी। और ये जो टॉम बनवाया जाता था ये रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बनाया जाता था। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का यूज़ किया हुआ है ना इन्होंने। ड्यूरिंग शाहजहां रेन, मतलब जब शाहजहां का शासन चल रहा था, तो उस टाइम पर ना आर्किटेक्चर्स को बहुत बढ़ावा दिया गया था। जो ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस, मतलब जो आर्किटेक्चर थे बहुत ही सुंदर सुंदर बनाए जाते थे, बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स बनाए जाते थे। तो स्पेशली आगरा और दिल्ली में बहुत ज़्यादा बनवाए गए थे। तो शाहजहां ने बोला कि यार हर जगह आर्किटेक्चर्स बन रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपनी पब्लिक से मिलने के लिए,
हमारी जो जनता है उससे मिलने के लिए एक सेरेमोनियल हॉल बनवाऊं, जिसे बोला गया दीवाने खासो आम। तो इसमें एक लार्ज कोर्टयार्ड बनाया गया और इसे बोला गया चिहिल सुतून 40 पिलर्ड हॉल, क्योंकि इसमें ना 40 पिलर थे इस हॉल में। शाहजहां ने जो ऑडियंस हॉल बनवाया था ना, ये एक मॉस्क की तरह बनवाया था, मस्जिद की तरह बनवाया था, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करना चाहता था कि ना भगवान ने ही मुझे भेजा है, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ गॉड का, भगवान का इस अर्थ पे, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। एक वर्ड है किबला, इसका मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन मस्जिद में आता है, मॉस्क में आता है प्रेयर करने के लिए, तो उसको है ना वेस्ट की साइड में डायरेक्शन करके, मतलब अपना फेस है ना वेस्ट साइड में रखना पड़ेगा अगर उसे प्रेयर करनी है तो। वेस्ट देखो यहाँ पर इस साइड में है, क्योंकि ना जो मक्का की डायरेक्शन है वो वेस्ट में है, तो सब लोग वेस्ट में फेस करके पूजा करेंगे। तो शाहजहां ने जो ऑडियंस हॉल बनवाया था उसमें भी किबला, मतलब लोगों को ये बोला कि ना आप लोगों को ना वेस्ट की साइड फेस करके बैठना होगा, और जो मेरी राजगद्दी होगी, जो पेडिस्टल मतलब जो चेयर लगेगी राजा की, वो इस साइड लगेगी और सबका फेस होगा वेस्ट की साइड में, और सामने मेरी चेयर होगी। मैं इसमें आपको डिफिकल्ट वर्ड भी बता देती हूँ। पेडिस्टल, पेडिस्टल बोलते हैं जो कुर्सी होती है, चेयर होती है जिसपे राजा बैठता है। शाहजहां ने ना एक इंपीरियल कोर्ट भी बनाया था, जहाँ पे रॉयल जस्टिस, मतलब जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता था, तो इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता था उस टाइम पे। तो शाहजहां ने कोर्ट बनवाया था रेड फोर्ट में। अच्छा, रेड फोर्ट किस किस ने देखा है जो दिल्ली में है? यहाँ पे एक वर्ड है पैट्रियाड्यूरा, इसका मतलब है कि जो रेड फोर्ट में शाहजहां की जो चेयर थी जहाँ पे वो बैठता था, उसके पीछे में ना एक पेंटिंग बनी होती थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये आपकी बुक में नहीं है, आप देखो यहाँ पर ये जो मार्बल है ना, मार्बल में ना छोटे छोटे स्टोन से पेंटिंग बनाई गई है, इसको बोला जाता है पैट्रियाड्यूरा। इस इमेज में आप देख सकते हैं एक पर्सन बैठे हुए हैं यहाँ पे बीच में, देखो तो ये ग्रीक गॉड है ऑर्फेस, ये एक ल्यूट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं। तो शाहजहां ने ना इनकी इसलिए बनवाई थी यहाँ पर ये इमेज, क्योंकि ना वो ये दिखाना चाहते थे कि जैसे ऑर्फेस जब प्ले करते थे इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को, तो जितने भी जानवर थे, जो भी जानवर गुस्सा होते थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते थे, वो लोग शांत हो जाते थे सब जब भी ये इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे। तो इसी तरीके से जो शाहजहां है वो सबको न्याय देंगे, और जो उनकी बात होगी सबको माननी पड़ेगी, चाहे कोई भी अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो सबके लिए सिमिलर है, एक जैसा है, और सबको एक रहना पड़ेगा, हारमोनी में रहना पड़ेगा। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन, जब शाहजहां की स्टार्टिंग हुई थी ना शासन की, जब उसने शासन करना शुरू किया था, तो उसकी जो कैपिटल थी वो आगरा में थी। तो उसने सोचा कि यार जो नोबिलिटी है, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं और जो भी उसके कोर्ट में दरबार में लोग हैं, उनके लिए भी तो घर बनवाना पड़ेगा। तो उसने जो रिवर यमुना थी ना उसके आसपास बनवाया। तो जो घर बनवाए थे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, रिवर फ्रंट गार्डन बोला गया था इसे, क्योंकि ना देखो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यमुना रिवर, इसके आसपास बने हुए हैं घर। रिवर के जो पास में जो एरिया होता था वहाँ पे घर बनाए जाते थे। देखो यहाँ पर ये ना ये पूरे घर बनाए हुए हैं, और घर के पीछे यहाँ पे 4 बाग बनाए जाते थे, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ताजमहल है ये भी रिवर के पास में ही है, देखो यहाँ से रिवर जा रही है और ये ताजमहल बना हुआ है, और ताजमहल के इधर है 4 बाग। तो ऐसे ही जितने भी नोबल्स थे, जो भी राजा के फैमिली के लोग थे, जो भी सबऑर्डिनेट थे, जो भी दरबार में लोग थे, उन लोगों का जो घर बनाया जाता था वो रिवर के साइड में बनाया जाता था। जैसे देखो यहाँ पर इस साइड भी, ये भी है ना, ये पूरा यहाँ पे घर बनाया है, और यहाँ पे फिर 4 बाग बनाए जाते थे, कुछ इस टाइप से कंस्ट्रक्शन होता था। और हमने जो पहले पढ़ा था उसमें क्या था कि बीच में घर होता था और आसपास 4 बाग होते थे। तो आप देखो ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है शाहजहां वाला, ये डिफरेंट है, ये रिवर की साइड में, रिवर की साइड में घर है, घर के साथ में 4 बाग है, और पहले घर के आसपास 4 बाग बनाया जाता था, तो इसीलिए इसे बोला जाता था रिवर फ्रंट गार्डन। शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था वो भी रिवर फ्रंट गार्डन के बेसिस पे बनवाया था। यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं इस फिगर में, ये देखो ये ताजमहल है, और यहाँ से ये वाटर जा रहा है, रिवर जा रही है, यमुना रिवर, और इस साइड में इसके साउथ में 4 बाग है। तो इस पैराग्राफ में हमें यही बताया गया है कि जो ताजमहल है, जो वाइट मार्बल मौसोलियम जो ताजमहल बना है, उसके एक साइड में रिवर है और दूसरी साइड में गार्डन है, साउथ वाली साइड में। इस फिगर में देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से देखो ये पानी जा रहा है, 4 बाग, ये 1 2 3 और 4, यहाँ पे ताजमहल है और इसके पीछे रिवर है, यमुना रिवर। आगरा के बाद शाहजहां ने सोचा कि अब क्यों ना दिल्ली चला जाए। फिर वो दिल्ली गया तो उसने एक सिटी बनाई, न्यू सिटी शाहजहानाबाद। अब उसने सोचा कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन डिफरेंट बनाना चाहिए। तो इन्होंने ये सोचा कि जो रिवर है ना, रिवर के पास में उसे ही घर मिलेगा जो उसके फेवर्ड नोबल्स होंगे, जैसे कि उनका जो एल्डेस्ट सन था दारा शिकोह।
तो यहाँ पे हम देखेंगे इस फिगर में कि कैसा कंस्ट्रक्शन था शाहजहानाबाद का। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि रिवर जा रही है, यमुना रिवर आगरा से आ रही है, ठीक है। तो ये जो रिवर है इसके पास में ये जो घर बना हुआ है ये किंग का है, राजा का घर है, और बाकी सारे नोबल्स का घर यहाँ पे है पीछे, और जो भी इसके फेवरेट लोग हैं ना उनका घर है यहाँ पर रिवर के साथ में। तो इस बार राजा ने ये सोचा कि क्यों ना सारे नोबल्स को पीछे रखा जाए, बस कुछ जो फेवरेट लोग हैं उन्हें ही रिवर के पास लेकर आए। तो कुछ इस टाइप से कंस्ट्रक्शन बना। तो लेकिन जो ये जो पीछे नोबल्स रह रहे थे ना, इन्होंने भी 4 बाग बनवाए थे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अगर पीछे रह रहे तो 4 बाग नहीं बना सकते, अरे रिवर ही तो नहीं है, 4 बाग तो बनवा सकते हैं ना वो। इस फिगर में हमें बताना है कि जो मेन स्ट्रीट है वो कहाँ पे है और जामा मस्जिद कहाँ पे है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ना ये मेन स्ट्रीट है। जामा मस्जिद आप मुझे बताओ, ये है नंबर 1 ये वाला और नंबर 2 ये वाला, इन दोनों में से कौन सा है। रीजन एंड एम्पायर 8 से 18 सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई थी। तो जो रीजन थे ना अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की कंस्ट्रक्शन होती थी। तो जो एम्पायर में जो राज्य में लोग जो राजा होते थे वो देखते थे अरे दूसरे राज्य के मतलब दूसरे रीजन के जो एम्पायर है उन्होंने ऐसी बिल्डिंग बनाई है, हम भी कुछ कुछ ऐसे ही बिल्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है विजयनगर का। तो विजयनगर में जो राजा था उसको एलिफेंट खड़ा करने के लिए रखने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करवाना था, एक जगह बनवानी थी। तो जो एलिफेंट स्टेबल्स जहाँ पे एलिफेंट को खड़ा किया जाता है, तो वहाँ के लिए ना वहाँ का जो कंसेप्ट है कि कैसे बनाया जाए वो वहाँ के राजा ने बीजापुर और गोलकोंडा से लिया। बीजापुर आप देख सकते हैं इस मैप में, मैप आपकी बुक मतलब इस चैप्टर में नहीं है, मैंने अलग से लिया है। तो आप बीजापुर और गोलकोंडा देख सकते हैं कितना छोटा सा है और विजय एम्पायर कितना बड़ा है। तो विजय एम्पायर का जो किंग था वो बीजापुर और गोलकोंडा में देख कर आया कि अच्छा इस टाइप से बनाते हैं ये, मतलब यहाँ पे इस तरीके से खड़ा करते हैं एलिफेंट को, मैं भी ऐसे ही बनवाऊंगा अपने यहाँ जाके। तो उसने वैसे ही बनवाया। ऐसे ही जो यूपी है, यूपी में मथुरा है, मथुरा के पास में वृंदावन है। तो वृंदावन में जितने भी टेम्पल्स बनाए गए, जितने भी मंदिर बनाए गए हैं ना, उसमें जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो फतेहपुर सीकरी में जो मुगल पैलेसेस है ना, मतलब मुगलों के जो महल होते थे वहाँ से लिया गया है, ठीक है। जो भी आर्किटेक्चर बने हैं, जो भी टेम्पल्स बने हैं वो वहाँ से लिए गए आइडियाज़, वैसे बनाए गए हैं कुछ कुछ। तो इस तरीके से जो लार्ज एम्पायर्स होते थे, मतलब बहुत बड़े बड़े जो एम्पायर्स होते थे वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जाते थे, देखते थे वहाँ पे कि अच्छा ये स्टाइल इस स्टाइल से बनाइए, इस स्टाइल से बनाए। तो वहाँ के जो स्टाइल्स हैं, वहाँ के जो डिज़ाइंस हैं वो अपने दिमाग में रख के लाते थे कि हमें भी हमारे यहाँ ऐसे ही बनाना है। मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक, मतलब अलग अलग जगह से आर्ट को लेकर आए, वहाँ के आइडियाज़ को लेकर आए और अपने यहाँ उस तरीके का आर्किटेक्चरल स्टाइल बना दिया एक जगह, मतलब एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। जो भी बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी बनानी है, तो हर जगह से आइडिया ला के बनाया। मुगल रूलर्स भी ना अलग अलग रीजन पे गए थे, अलग अलग जगह पे गए थे और वहाँ का जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वहाँ से देख कर आए कि अरे वाह ऐसा आर्किटेक्चर स्टाइल है, इसी को हम इस तरीके से ही बनाएंगे। तो ये बंगाल गए थे, तो बंगाल में ना उन्होंने एक हट देखी। तो वो हट है ना डोम स्ट्रक्चर की थी, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ, ये भी मैंने अलग से लिया इमेज। तो इसको बांग्ला डोम बोला जाता था। तो बांग्ला डोम आप ऊपर से देख सकते हैं, डोम लाइक स्ट्रक्चर है ये, मतलब ऊपर से सर्कल सर्कल सा है, ठीक है। तो इस तरीके का ही जो मुगल्स थे उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में सोचा कि जब हम कंस्ट्रक्शन कराएंगे, जब बनवाएंगे कोई भी महल या कुछ भी टॉम वगैरह बनवाएंगे तो कुछ हम इस टाइप का ही बनवाएंगे ऊपर से। अकबर की जो कैपिटल सिटी थी फतेहपुर सीकरी, तो वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी ना, तो वो उन्होंने वहाँ का जो आर्किटेक्चर स्टाइल था उस बिल्डिंग का, जो कंसेप्ट था वहाँ का, तो वो गुजरात और मालवा से लिया था। वो गुजरात और मालवा गए थे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि वाह ये तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन से बना रहे हैं बिल्डिंग, मैं भी अपने यहाँ पर ऐसे ही बनाऊंगा। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है ये। तो ये जो है ना ये वाली डिज़ाइन, ये स्टर्ट्स ये बोला जाता था। तो जो स्टर्ट्स है ये इसका जो कंसेप्ट है वो गुजरात से लिया गया है और ये जोधाबाई पैलेस है। ये फिगर वृंदावन में एक टेम्पल है गोविंद देवा, तो उसकी है ये। तो यहाँ पर है ना सैंडस्टोन से बना हुआ है ये पूरा, और इसका जो कॉन्सेप्ट है ना आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो कुछ कुछ फतेहपुर सीकरी में कुछ जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उनसे लिया गया है। एल्सवेयर चर्चेज दैट टच्ड द स्काईज 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स चर्चेज बनने लगे फ्रांस में। तो वहाँ की जो बिल्डिंग थी ना, वहाँ के जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था आप देख सकते हैं, ये आपको लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। तो इसको बोला जाता है गॉथिक स्टाइल। यहाँ पे जो ग्लासेस होते थे वो स्टेन्ड कलरफुल ग्लासेस से बनाया जाता था। मतलब कि आप देख सकते हैं जो छोटी छोटी जो विंडो बनाई हुई है ना, तो विंडो में जो ग्लासेस हैं वो कलरफुल ग्लासेस यूज़ हो रखे हैं और बहुत पॉइंटेड आर्चेस होते थे। जैसे ऊपर में आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है डोम लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इनका अलग ही स्टाइल होता था, आर्किटेक्चरल स्टाइल होता था। तो सबका अलग अलग अपना अपना कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर में ना बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग होती थी, और वो पेंटिंग जो होती थी वो जो इनकी बाइबल होती थी उससे रिलेटेड होती थी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताया गया है यहाँ पर कि पेरिस में ना एक चर्च है नोत्रे डैम, वहाँ का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो सबसे अच्छा है। एल्सफेयर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो इन 4 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं भी तो देखूँ कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।